बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 33% का इजाफा किया है और वो भी वक्त से पहले। कोई भी इस एडहॉक इजाफे के फैसले और उजलत को नहीं समझ सका। हुकूमतें आम तौर पर महीने के इख्तिताम पर ऐलान करती हैं और नई कीमतों का इतलाक अगले महीने की 1 या 15 तारीख से होता है। दूसरी जानिब माहिर माशियात का एक अहम नुक्ता ये भी है कि अगर आप बैनुल अक़वामी मंडी को 15 जून से आज की तारीख तक देखें तो इसमें इजाफा 33% नहीं हुआ, बल्कि इससे काफ़ी कम है, जिसको हुकूमती सुकरात अपने इजाफे के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन, इस फैसले का इत्तलाक में इख्तियारात रखने वाले दूसरे अहम खिलाड़ियों ने अहम किरदार अदा किया है, जिसकी तस्दीक नए रेट्स का फौरी इत्तलाक है। 17% का सेल्स टैक्स इस इजाफे में एक और अहम वजह है और इंटरनेशनल डोनर्स का भी मुतालबा हो सकता है। नीज़ इस इजाफे की टाइमिंग्स बहुत ही अहम है, क्योंकि तेल की कीमतों में होशरबा इजाफे को $1 अरब के साथ मुंसलिक भी किया जा रहा है, जो 2-3 रोज़ कबल पाकिस्तान को IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से वसूल हुए। ये है इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करने की बेहतरीन मिसाल। जो कहा जा रहा था कि अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा, ये मिनी बजट के ये और डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ फोकस किया जाएगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल हमें क्लियरली ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी को बद से बदतर बनाने की कोशिश है। इसके साथ साथ हुकूमती कारकर्दगी पर भी बात करेंगे और कितनी इत्मीनान बख्श है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब जहांगीर, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी, और खेलदास कोहस्तानी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे PIA पायलट्स को लेकर जो इंकशाफात वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ख़ान ने किए हैं। इस पर प्रोफेशनल राय क्या है, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए था, ये चीज़ें आगे कैसे जा रही हैं, और इंटरनेशनली पाकिस्तान एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं उनको लोग अब किस तरह देख रहे हैं। इस सिचुएशन पे हम बात करेंगे एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब से, जो सबक DG हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के, और शकील आफ्ताब साहब से, जो एविएशन एक्सपर्ट हैं। नाज़रीन, इन सब से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं आफ्ताब जहांगीर साहब और खेलदास कोहस्तानी साहब। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। पेट्रोल बम्प जी कल हो गया, 33% इजाफा हुआ है, 25 रुपये बढ़ गया, लोगों की तो चीखें निकल गई हैं। आफ्ताब भाई, क्या हो रहा है जी? किस तरह ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन बन रही है। जो रिलीफ आया था वो 3 हफ्ते तक लोग पेट्रोल पीछे भागते रहे, और एकदम कल ये हुआ, और इमीडिएटली मैं आपको बताऊं जिन पंप्स पे ये कहा जा रहा था कि जी पेट्रोल नहीं है, उन्हीं पंप्स पर पेट्रोल अवेलेबल भी हो गया और उन्होंने पेट्रोल की उधर से इशू होना भी जी शुरू हो गया। मंसूर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, मैं ऑनेस्टली अपनी राय दूंगा, क्योंकि एक तो ये कि ये टाइमिंग सही नहीं थे जो पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो है इजाफा किया गया है। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि बजट सेशन चल रहा था और इस दौरान में ये अनाउंसमेंट जो है ये मुनासिब नहीं था। एक तो ये जो ऑनेस्ट मेरी राय है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है जी। लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक और भी वो है कि जो मैंने ये ऑब्जर्वेशन की कि जब हमने रिलीफ दिया तो यहाँ पर कि आपको पता है 15 दिन तो कोई रिलीफ मिला भी नहीं, क्योंकि वही KG पे शॉर्टेज हो गया। लेकिन 15 दिन जो वाफर तादाद में पेट्रोल मौजूद था, सबको मिल भी रहा था, लेकिन उसका जो ट्रिकल डाउन था वो नीचे नहीं गया। ठीक है, आप मुझे बताएं मंसूर भाई कि ईमानदारी से आप बताएं कि क्या बसों के किराए में कमी आ गई, क्या रिक्शों के किराए में कमी आ गई, क्या चीजों की कीमतों में कमी आ गई? कि भाई क्योंकि अगर ये कीमत बढ़ती है तो अभी फौरन इसका इफेक्ट आ जाता है कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो हर चीज की कीमत बढ़ा दो। तो जब पेट्रोल की कीमत कम हुई तो इसका भी ट्रिकल डाउन होना चाहिए था, इसका भी बेनिफिट जो है आवाम को मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिला 15 दिन। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे और कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं कि इस पर खुसूसी निगाह रखी जाए कि ये जो अब आपने कीमत बढ़ाई है कि इसका कहीं इफेक्ट जो है
चीजों की उस पर तो ना है, और इसका कोई ये इसका हुजूर तो पेश ना किया जाए कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो इसलिए हमने चीजों की कीमत बढ़ा दी है, क्योंकि जब कीमत कम हुई तब भी कोई फायदा नहीं हुआ, और ये कीमत जो है पहले के मुकाबले में अभी भी कम है। 70 जो मैं जब लेता रहा हूँ तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, तो उस प्राइस पर अभी भी नहीं है ये। ठीक है, तो ठीक इसलिए है। मैं ये समझता हूँ कि एक इंटरनेशनली भी एक सिचुएशन थी, लेकिन मुश्किल वक्त था, और अगर किसी ने ये फैसला किया है तो बस कोई सोच समझ के किया होगा। यकीनन हम जब पूछेंगे तो हमें इसका जवाब भी मिलेगा। ठीक हो गया। खेलदास खोस्तानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। पेट्रोल की जी आज हमने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी बात की, एहसन इकबाल साहब ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की, असेंबली के अंदर भी ये बात हुई, और आप लोगों ने कहा कि हम इसको बिल्कुल रद्द करते हैं एंड ऑल दैट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम आज बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग था, मैं जिस वक्त सुन रहा था शाहिद खान अब्बासी साहब की फैक्ट्स फिगर्स, वो कह रहे थे कि जी आप लोगों के टेन्योर के अंदर 34% इंक्रीज़ हुआ था पेट्रोल प्राइसेस। बजट अभी तक पास नहीं, उन्होंने कहा जी 31 मई 2018 को पेट्रोल की प्राइस थी 72 रुपये 11 पैसे, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 15 रुपये 59 पैसे टैक्स लगाया था, और टोटल जो पेट्रोल बिकता था वो 87 रुपये 70 पैसे का था, और उस वक्त ऑयल पर बैरल जो इसकी डॉलर की प्राइस थी दैट वाज 70 रुपीज़। अब कि उन्होंने बात की कि जी 55 रुपये 56 पैसे पर बाइंग हो रही है, 44 रुपये 55 पैसे टैक्स लग रहा है, और 100 रुपये पर सोल्ड हो रहा है, और जो ऑयल की प्राइस है इस वक्त पर बैरल वो 41 रुपये 5 पैसे है। कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को जी? देखिए, पहली बात मंसूर साहब, कल जो ये कह रहे थे कि हम टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं, वो अभी 30 तारीख को पास होनी है। उससे पहले ये जो आवाम पे बोझ जिन्होंने इतनी उजलत, और जो आप देख रहे हैं 26 तारीख को, हालांकि पहली तारीख को कीमत बढ़ती है, तो जो गवर्नमेंट ने पहले ही इसका जो अनाउंस कर दिया, और आपने जहांगीरी साहब की भी बात सुनी, जो चीखें आपने कही वो आज कौमी असम्बली में पीटीआई के रुकन राजा रियाज की जो चीखें थी वो सुनने जैसी थी। स्पीकर ने उसका माइक बंद कर दिया। तो जो तेल कम हुआ उसके सम्राट भी आवाम को नहीं मिल रहे थे। और मैं आपको बताऊं, ये वजीर आजम पता नहीं क्या करता है, जब चीनी का नोटिस लेता है तो चीनी महंगी हो जाती है, आटे का नोटिस लेता है आटा महंगा हो जाता है, और जब पेट्रोल का नोटिस लिया तो पेट्रोल गायब हो गया बिल्कुल ही, मतलब पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था। और जैसे ही रात इन्होंने अनाउंस किया है पेट्रोल आवाम को नए रेट में उसी टाइम मिलना शुरू हो गया। तो ये माफिया जीत गया है। हुकूमत की रिट जो थी, मैं समझता हूँ जो इस माफिया जो है वो इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए, ये नदीम जैसे लोग जो हैं उनकी ये गेम थी, और ये सारा बोझ जो है अवाम पे डाला गया है। तो जो आपने शाहिद खान अब्बासी की बात की, देखें वो जो आपको बताया कीमत $75 फी बैरल अवाम को 88 रुपये मिल रही थी। आज जून 2020 में आलमी कीमत $40 फी बैरल है, तो यहाँ पेट्रोल 100 रुपये का मिल रहा है। तो ये अब बताएंगे चोर कौन है, डाकू कौन है, ईमानदार कौन है, सादिक कौन है, अमीन कौन है। तो ये मैं समझता हूँ इसमें माफियाज का बड़ा किरदार है, और वो माफिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी हुई है। मंसूर साहब, ये जिस तरह आटा, चीनी, दवाओं की जो शार्टेज है, जो 400 गुना कीमत बढ़ी, इसमें और कोई मलौस नहीं है, इसमें इनके हुकूमत के कारंदे शामिल है। ठीक है खिलदास भाई, आपका पॉइंट आ गया। आफ्ताब भाई, मैं आपको एक सिर्फ चीज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग बताने जा रहा हूं। आप लोगों की हुकूमत के ऊपर इस वक्त क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है बिकॉज ऑफ द पेट्रोल प्राइसेस। मेरा बड़ा क्लियर इस पे स्टांस है, पहले बढ़ानी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप लोगों को या हुकूमत को पता था, फाइनेंस डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन को पता था कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इस सारी सिचुएशन में मैं सिर्फ ये आपको बताऊं कि हुकूमत सिर्फ गालियां खाने के अलावा हुकूमत को कुछ नहीं मिल रहा। क्यों मैं इसको सपोर्ट इस तरह कर रहा हूं? पहले जो पेट्रोल की प्राइस थी वो 74 रुपये 52 पैसे थी। इसका मतलब ये है कि 24 रुपये बेसिक इसकी वैल्यू थी। जो टैक्स लग रहा था वो 54 रुपये था, और जो रेस्ट प्राइसेस थी अदर जिनको हम डालते हैं वो 9 रुपये 70 पैसे थी। अब प्राइस हो गई है 100 रुपया, जिसमें बेसिक प्राइस जो है वो 45 रुपये है, टैक्स जो लग रहा है वो 44 रुपये है, और कॉस्ट जो है वो 9.7 है। बेसिक प्राइस इंक्रीज हुई है 90% से,
और 17% जो है वो इसमें अटेंड हुआ है, जो 17% जो है वो एलाइज में मिला है। सो 90% जो बेसिक इंक्रीमेंट हुआ है उसका इंपैक्ट शेल को मिला है, उसका इंपैक्ट टोटल को मिला है, उसका इंपैक्ट अटक रिफाइनरीज को मिला है और हैस्कोल को मिला है। सो 300 अरब रुपया इन लोगों ने कमाया है। हुकूमत इसके अंदर बहुत नॉमिनल सा कुछ कमाएगी, मेन कमाने वाले ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा देखिए मंसूर भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी कैलकुलेशन भी सही है। मैं ये तो कहता हूँ कि असल में हम क्या कर रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म है उसको हम सवाए खामखा एक दूसरे के ऊपर वो करने के बजाय उस पर, जैसे आपने अपनी बड़ी कैलकुलेटेड गुफ्तगू की है, अगर इसी अदाद शुमार के साथ वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को रखें और हुकूमत को समझाने की कोशिश करें, उस मिनिस्ट्री को समझाने की कोशिश करें कि भाई ये सूरत हाल है इसमें, ना कि हम जो है वो फौरन जो है लड़ाई झगड़ा और वो शोर शराबा करके और जातियात पे उतर के सारे माहौल को खराब करके और वो उसको यकीनन ये बात हम उठाएंगे। हम जब कभी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी हम उसमें बैठेंगे, हम उस पर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए बात चीजें ऐसी हैं जिनको सपोर्ट करना, जिस फैसलों के लिए को लेकर फिर आवाम में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें भी बड़ी एहतियात की जरूरत है। तो मैं तो ये कह ही रहा था कि जब मैंने तो एक मीटिंग में कहा भी था, बल्कि चैनल पे भी कहा है कि पाकिस्तान ने की गवर्नमेंट ने जब प्राइस को कम किया है, हुकूमत हमारी ने, तो उनको चाहिए था कि इसको 3 महीने के लिए फिक्स कर देते कि भाई 3 महीने तक तो ये प्राइस रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। ताकि जो ये सिक्योर करने वाली कंपनीज हैं, जो बेनिफिट उठाने वाली कंपनी है, जो शॉर्टेज पैदा करने वाले लोग हैं, उन्हें ये पता हो कि 3-4 महीने तक तो भाई ये कीमत फिक्स रहेगी, इसलिए हमें शॉर्टेज करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो अब लेकिन जब आपको उनको भी ये पता है कि हो सकता है 10 दिन के बाद, हो सकता है 15 दिन के बाद फिर कीमतें रिवाइज हो जाएं, तो वो उन्होंने तो अपना पूरा गेम किया। 15 दिन तो उन्होंने वैसी लड़ाई झगड़े में गुजार दिया है कि शॉर्टेज के चक्कर में 15 दिन उन्होंने दिया, तो 15 दिन का जो रिलीफ है वो पूरा नहीं था। जब आपने कीमत कम की तो उसका रिलीफ पूरा मिलना चाहिए और इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि इससे, जैसे अभी आपने बताया कि जिस कंपनियों ने इससे बेनिफिट उठाया है उस कंपनियों के साथ, ताकि ये कि अगर इस तरह अगर हम जखीरा अंदोजी करने वालों के लिए या इस पर भी जब आपने कहा कि हम रिपोर्ट बनाएंगे तो पूरी रिपोर्ट बननी चाहिए। और ये तो उनके लिए तो बड़ा आसान था कि जी लोगों ने कहा जी 2 करोड़ जुर्माना, वो कहते 2 क्या 4 ले लो। उस 1 करोड़ जुर्माने के अगेंस्ट 30 अरब रुपया इन्होंने एक रात में कमा लिया है जी। मैं वो यही तो कह रहा हूँ कि वो तो बड़ी खुशी से कहेंगे 2 करोड़ के बजाय भाई आप 4 करोड़ ले लो, बिल्कुल 10 करोड़ ले लो, 10 अरब वो कमा लें। फॉर एग्जाम्पल 1 ही अरब कमा लें तो 90 करोड़ का उनको फायदा हो गया। नहीं बहुत कमाया है जी, वो तो नंबर सामने है सर। एनीवेज, अच्छा खेलदास भाई, मुझे जरा आपके खेलदास भाई मुझे एक चीज़ बताइएगा। 18 जून को एक मीटिंग होती है जिसके अंदर ओगरा इन तमाम लोगों को मिलता है और इनको कहता है कि जी शॉर्टेज है, इसको एड्रेस करें। उन्होंने कहा जी 2 से 2.5 महीने लगेंगे इस शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए और हमारे पास हम और कुछ नहीं कर सकते। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये एक बिल्कुल फेस सेविंग है कि अब हम यूं भी करेंगे, ये एक और चीज़ है। सो इस बेस के ऊपर इनको इजाज़त दी गई कि इंस्टेड कि वो और इस चीज़ को कियोस करें। बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट, नदीम बाबर साहब की बात आती है, आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, दिस होल वाज द रूट जिसके थ्रू ये चीज़ गई एंड इट गॉट अप्रूव्ड। सो क्या वाकई इतनी मजबूरी हो जाती है हुकूमतों की कि ऐसे जो माफी हैं वो आके चीज़ों को अटैक करें और उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक डिसीजंस लें? देखें काजी साहब, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। जब पेट्रोल की कीमत कम हुई, पेट्रोल गायब हो गया, कंपनियों ने जो प्राइवेट, स्पेशल पीएसओ को छोड़ के प्राइवेट जो कंपनियां थी उन्होंने पेट्रोल पंप को तेल देना बंद कर दिया। तो जहाँ पे ये देखो 4-5 लोग थे ना, 4-5 बड़ी कंपनियां थी, तो हुकूमत के लिए ये कौन सा इतना बड़ा है? अगर कोई गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रहा है या उनके अहकामात को नहीं मान रहा है, रियासत को नहीं मान रहा है, तो ये 5 बंदे जो भी हो, कोई XYZ, उनको तो 2 घंटे के लिए आप जेल में डाल दे, कैसे पेट्रोल बाहर आ जाता। मगर बात है जब पर्सनल इंटरेस्ट की बात आती है तो ये नदीम बाबर साहब पहले ही इनके ऊपर केसेस हैं
और ये सारा जो प्लान था, ये वहाँ से मैंने इंट्रो में भी आपको कहा, जब वो खुद उनको डील कर रहे हो, ये सारे अरबों रुपए, जैसे चीनी में अरबों रुपए कमाए गए, 50 रुपए वाली चीनी 85 रुपए किलो बेची गई, इसी तरह ये पेट्रोल में हुआ है। और पेट्रोल देखो, रात ऐसी क्या जादू की छड़ी हुई जो पाकिस्तान के तमाम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल आ गया, बड़े टैंकर चलना शुरू हुए, तो मतलब ये स्टोर किया हुआ था। तो क्या करेगा वजीर आजम, एक कमीशन बनाएगा, एक लॉलीपॉप देगा, फिर आके ऐलान करेगा, फिर कोशिश करेगा मैं उसमें भी अपोजिशन को मतलब घसीटा जाए। तो ये है इस हुकूमत का काम। ठीक है। तो बात यह है कि जब आपके आए बाएं सारे लोग ऐसे करप्ट और जो बड़े बैठे हुए, और ये एक स्कैंडल नहीं है, ये दवाओं से शुरू हुआ है और आके पेट्रोल से नहीं रुकेगा। कल या परसों आप देखेंगे कोई और चीज आ जाएगी। तो मकसद जब इनके सारे वो करप्ट लोग इनके अंदर बैठे हो कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, आपका पॉइंट आ गया जी, ठीक है, इलेक्टेड लोग बैठकर फैसला करें, तो मैं समझता हूँ ये ठीक है। खेलदास भाई, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। अच्छा आफ्ताब भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, एक तो ये जो डिस्कशन आजकल नई चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि हम इन कुछ लोगों के पास और चॉइस नहीं है, और अपोजिशन कहती है चॉइस बिल्कुल है लेकिन हम लोग अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं आपके ही एमएनएस, राजा रियाज हो गए या बाकी जो एमक्यूएम इत्तेहादी हैं, ऑल ऑफ अ सडन इनके अगेन ग्रीवियंसेस बड़ी ऊंचे, बड़े लाउड एंड क्लियर आ रहे हैं, माइक तक बंद करना पड़ रहा है स्पीकर को। क्यों ये सब कुछ, ये बजट के करीब करीब ये क्यों हो रहा है सब कुछ? अच्छा देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं मंसूर भाई, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है रूलिंग का, पार्टीज का, इंतखाबात का, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, और शायद मैंने आपके भी कई हजारों प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ कि एक तो ये कि देखें, बात ये है कि जब हुकूमतें में हर वक्त ये खौफ लगा रहे कि जी वतनी अभी क्या होने वाला है, तो अभी क्या होने वाला है। ठीक है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि जब तक आप कोई ऐसा कानून साजी नहीं करेंगे कि जी जब एक हुकूमत बने, चाहे वो किसी की भी, XYZ, PTI या पीपल्स पार्टी या नॉन लीग की, कि उसने अपने 5 साल पूरे करने। अगर 5 साल आपको ज्यादा लगते हैं तो आप उसका टर्नओवर जो है 4 साल कर दें। ठीक है। पार्लियामेंट में लेकर आए हैं और उसको 4 साल कर दें, जैसे अमेरिका वगैरह में 4 साल है, आप 4 साल कर दें। ठीक है। लेकिन 4 साल पे अगर वो अपने किसी मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन में आते हैं और उसके बाद वो फिर आवाम के पास जाते हैं, तो वो अपने उस पर किए हुए वादों पे पूरा उतरते हैं, तो लोग उनको वोट देने नहीं देंगे, तो वापस घर चले जाएंगे। वेरी राइट। लेकिन उसके लिए भी मैं ये कहता हूँ कि सिंगल मेजॉरिटी हुकूमत होनी चाहिए। ओके। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जी सडन मेजॉरिटी हुकूमत ना हो, सिंगल मेजॉरिटी हुकूमत होने से ये होगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी पार्टियों को, और जो आपका मैनिफेस्टो होगा उसको आप पूरे तरीके से एड्रेस भी कर सकेंगे, पूरी तरीके से उसको हम एड्रेस कर सकेंगे। खेलदास भाई, होता जी आप जब वो पूरी जब होती है तो वो फिर क्या करते हैं कि हर पार्टी अपनी जो है वो फिर अपने एक टाइम आता है जो ऐसा टाइमिंग चुनते हैं कि जिस टाइम वो देखते हैं कि इसका गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो वो उसको ब्लैकमेल शुरू कर दे। खेलदास भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, ऑपोजिशन की तरफ से भी शॉर्टली बताइएगा, मेरा सेगमेंट खत्म हो रहा है। ऑपोजिशन की तरफ से भी एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया गवर्नमेंट के ऊपर। हमने देखा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच एंड ऑल दैट, एक बहुत प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि फाइनेंस बिल पास होना है। क्या ये वजह है जी इसकी? देखिए 2 मिनट अगर आप देंगे, आफ्ताब जहांगीरी साहब की बातें ऐसे मैं एग्री करता हूं, मगर मैं इनको, जहांगीरी साहब को, ये भी मेरे कोलीग हैं, अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, इनको याद कराना चाहता हूं, नवाज शरीफ को सिर्फ 4 साल मिले थे और 4 साल में जो उसका मैनिफेस्टो था, लोड शेडिंग का खात्मा, मईशत की मुस्तकम करना, दहशतगर्दी का अमन करना, तीनों पे वो 4 सालों में तकरीबन कामयाब हो गया। मोटरवेज बन गए पाकिस्तान में इन 4 सालों में। शाहिद खान ने किया अपना टेन्योर पूरा। बात ये 4 साल हो या 5 साल हो, जो भी हुकूमत आती है अपने मैनिफेस्टो पे चले, ना कि वो नेब के थानेदार बन जाए वजीर आजम, तो कोई कुछ डिलीवर नहीं कर सके। जो बात आप अपोजिशन की कर रहे हैं, मैं पहली बात बता दूं, अपोजिशन कोई ऐसा गैर आइनी या जो जमहूरियत को नुकसान हो वो काम नहीं करेगी। जो आइन के अंदर जो चीजें होगी, जो जमहूरियत जिसकी इजाजत देगी, तो वो अपोजिशन सारे काम करेगी। मैं समझता हूं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है, एक शख्स जो है, वो इस मुल्क
के जो सलामती हो या मुल्क की जो गवर्नेंस हो उसमें ये फिट नहीं आ रहे हैं। उसकी जो कारकर्दगी है, उसकी जो नाअहलियाँ है, वो इस मुल्क ने पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया चीख रही है। और आप इंटरनेशनल अखबार देख रहे हैं, उसकी बात करने को उसने 100 दफा सोचने चाहिए, ना वो बात करने में सोचते हैं ना अमलन कुछ करते हैं। आपका तो मैं समझता हूँ अपोजिशन, अगर अपोजिशन की पहली प्रायोरिटी जमहूरियत है तो दूसरी से भी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान है और मुल्क है। तो इस मुल्क को हम सबको मिलकर बचाना है। मैं जहांगीरी साहब को मशवरा देता हूँ, कल इनके वजीर आज़म ने इनको बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दे कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब अब आपसे नहीं चल रहा है, कोई नया प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट लेकर। ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। खेलदास कोस्तानी भाई थैंक यू वेरी मच जी। आफ्ताब जहांगीर भाई थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। व्यूज जान लेते हैं इसी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पायलट्स को लेकर एक रिपोर्ट, एक इंकशाफात जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉर एविएशन उन्होंने की है, जिसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया के ऊपर, वो पाकिस्तान की एयरलाइंस को लेकर, पाकिस्तान के पायलट्स को लेकर, पाकिस्तान का जो प्रोसेस है ये पूरा, इसको लेकर सामने नज़र आने लग गया है, जो कि अच्छा नहीं है और बड़े बुरे तरीके से इम्पैक्ट भी कर रहा है। क्यों ये इम्पैक्ट हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर प्रोसेसेस क्या हैं, चीज़ें कैसे चलनी चाहिए, PIA की SOP क्या है, सिविल एविएशन अथॉरिटी की SOP क्या है, किस तरह इनको काम करना चाहिए और किस तरह ये काम करती रही हैं, इस पर ज़रा एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं प्रोग्राम के सेगमेंट में। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल एविएशन अथॉरिटी रहे हैं और मेरे साथ हैं शकील आफ्ताब साहब, आप एक्सपर्ट हैं, एविएशन एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। साजिद हबीब साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, ये जो रिपोर्ट आई है इस वक्त और फ्रॉम द एविएशन मिनिस्टर, उसको अगर हम देखें और हम पायलट्स के साथ उसका इम्पैक्ट डालें तो ये क्या, हाउ डू यू ओवरसी, पहले अगर मुझे आप इसका थोड़ा सा एनालिसिस बता दें, क्योंकि हर बंदा इसकी परसेप्शन जो है वो अलहदा ड्राइव कर रहा है इस सारी सिचुएशन से जी। क्या इसको किस तरह आप देख रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये जो इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है वजीर साहब ने, या तो इसको कोई एविएशन से जो लोग जानते हैं एविएशन को वो इस रिपोर्ट को पढ़ते। अब उसमें उन्होंने डिग्रियों को और फ्लाइंग को और लाइसेंस के जो एग्जामिनेशन होते हैं सबको एक मिक्सअप कर दिया है। दुनिया में इंप्रेशन जा रहा है शायद हमारे जो पायलट्स हैं वो बगैर एक्सपीरियंस के, उनके फेक लाइसेंस के हो रहे हैं। जैसे आप ड्राइविंग का लाइसेंस तो आप फेक बना सकते हैं, लेकिन आप एयर फ्लाइंग के इसके लिए जहाज उड़ाने के लिए आप फेक लाइसेंस नहीं बना सकते, बिकॉज हर लाइसेंस जो है वो इशू होता है सिविल एविएशन अथॉरिटी उस मुल्क की, जिसको सिविल एविएशन पाकिस्तान जिसको उसको इशू करती है। तो उसमें इनको क्लियर करना चाहिए कि भाई ये BA FSC की डिग्रीज नहीं है, वो चीज अगर है तो वो अलग चीज है, लेकिन एक फ्लाइंग कैपेबिलिटी के ऊपर या लाइसेंस के ऊपर दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी ने CPL करना है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना है, वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ सिविल एविएशन के एग्जाम जो कोई और कंडक्ट नहीं करता, उनको सिर्फ और सिर्फ सिविल एविएशन कंडक्ट करती है उनका लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, वो एग्जामिनेशन पास होने चाहिए। ये दो कंडीशन मीट करते हैं तो आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें इन्होंने मिक्सअप कर दी है, इनको अलग अलग रखना चाहिए था। इसकी वजह से पूरी दुनिया में बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि शायद इतने पायलट्स की ये सारी डिग्रियां और हर चीज उनकी लाइसेंसिंग पे उनको जहाज उड़ाने आता है, ये खराब है। ये आई थिंक ये अच्छा नहीं किया। ओके, शकील साहब, मैं जरा थोड़ा सा आपकी तरफ आऊंगा। ये जो रिपोर्ट है जो कंडक्ट हुई है एविएशन डिवीजन की तरफ से, इसका जो आउटकम अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनली, आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं जी? देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। एक बात यह है कि जो रिपोर्ट बनाई गई है मेरे हिसाब से ये इस हादसे के बाद की नहीं है। ये कम से कम इस रिपोर्ट में कोई साल 1.5 साल की मेहनत लगती है और उसके बाद ये तश्कील दी गई है। ठीक है। और मेरे हिसाब से इसमें कोई पिछले 1 साल का भी रिकॉर्ड नहीं, इसमें कम से कम मेरा ख्याल है 8 से 10 साल का रिकॉर्ड इन्होंने उठा के दिया है और बेज़ाब्तगियों को उसको क्लियरली इन्होंने उजागर किया है उसके अंदर। ओके। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी बात यह है कि उसका जो इम्पैक्ट क्या है दूसरी मार्केट में हो रहा है। EATA ने इस वक्त वॉच लिस्ट पे डाल दिया है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को, और जो ऑपरेटर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं जिन एयरलाइनों में, चाहे वो पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको एलिजिडली उन्होंने जो है काम करने से रोक दिया है। जिसमें कुवैत हो गया, गल्फ स्टेट्स हो गई, सिंगापुर हो गया,
आपका वियतनाम हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ठीक है जी। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके रिपरकशंस जो है अच्छे नहीं हो रहे, क्योंकि फिर सभी इसके अंदर पिस गए, जो सही भी थे और ख़राब भी थे। ठीक ठीक। अच्छा एयर वाइस मार्शल साहब, मुझे ज़रा सर एक चीज़ समझाइएगा, मैं शायद करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, माशाल्लाह यू नो दिस होल थिंग। सर ये जो सर्जरी थी, ये सर्जरी बड़ी ज़रूरी है, करना भी चाहिए, हम सारे इस पे बात करते हैं। इस सर्जरी को ऑपरेशन थिएटर में करना चाहिए था या इसको पब्लिक में करना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह की ये सर्जरी की गई है उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है और बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं ऑन द सिविल एविएशन अथॉरिटी एंड द वे पाकिस्तान एयरलाइंस ऑपरेट। क्या कहेंगे इस पे? जी, मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी जब बहुत बढ़ जाए, जो है मर्ज बढ़ जाए तो सर्जरी करनी पड़ती है, कीमो करनी पड़ती है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी सर्जरी थिएटर से बाहर होती है? ये वही चीज है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि भाई आप अपनी मैली चादर है अपने घर में झाड़िए, सारी दुनिया के सामने मत झाड़िए। यहाँ पे हम बिल्कुल, मैं क्लियरली कहूंगा कि ये जो अगर किसी ने गलत काम किया है उसकी बाज़पुर्स होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस चीज को अपने घर तक महदूद रखते हमने अपनी मैली चादर सारी दुनिया के सामने झाड़ी है। फिर जैसे हमारे मौजूद साथी ने कहा कि इस वक्त क्या उसके रेपरकशंस हो रही हैं, बहुत सी एलिजिडली एयरलाइंस ने हमारे पायलट्स को रोक दिया है और ये इट्स अ सीरियस थ्रेट टू दी सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान। ICAO इसके ऊपर एक एक्शन ले सकती है। तो ये, और फिर इन्होंने ये भी सही कहा, ये 2014 से ये सिलसिला इन्होंने जो इंक्वायरी बैकवर्ड की है 2014 से की है, पिछले 2 साल से हो रही है, लेकिन आपको हमें ये भी देखना होगा कि इसमें एक्सप्लॉइट करने की पावर किसके पास थी। ओके ओके। अच्छा शकील भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा, रिएक्शन की मैं ज़रा ज़रूर जानना चाहूँगा। ये जो फेक पायलट्स और लाइसेंसिंग एंड ऑल दैट, इस पे रिएक्शन जो है ये ओवरऑल दुनिया में क्या है, हाउ पीपल परसीव इट एज? क्योंकि जो मुझे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो रही है, ये मिक्स एंड मैच किया गया है चीज़ों को लेकर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। देखिए, अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो CNN ने तो सीधा बोला है जी दिस इज अनहर्ड ऑफ। हाँ। उसके बाद हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, हमारे नोटिस में ये चीज़ है कि वहाँ भी ऐसी चीज़ हुई थी और तकरीबन उन्होंने भी 400-500 पायलट फारिग अपने किए हैं। ओके। और इन्हीं बेसिस पे किए, मगर वो इस तरह से उन्होंने जो है इन्होंने इतना इसको पब्लिक नहीं किया। इंक्वायरी हुई, बाकायदा एक्शन भी हुए, लोग निकाले भी गए और बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उनके अगेंस्ट। ठीक है। तो अब हमें बेसिकली डैमेज कंट्रोल करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी इस वक्त हमारे पास है नहीं, विच इज़ अगेन अ बिग डिलेमा। और इस वक्त जो सेक्रेटरी एविएशन है अलॉन्ग विद द मिनिस्टर, उनको चाहिए कि ICAO को, EASA को और आपके EATA को और आपके FAA को और जहां जहां पाकिस्तानी कैरियर्स फ्लाई कर रहे हैं उनको एक ख़त लिखना चाहिए इमीडिएटली। उनको बताना चाहिए कि 1947 से लेके आज तक इस किस्म का कोई फॉरेंसिक हमारे पास जो है, हमने कोई ऑडिट कैरी आउट नहीं किया। और हमने ये ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमने ये डायरेक्टिव के तहत किया था। और हमें मतलब उनको कॉन्फिडेंस में ले जाना और बताना चाहिए कि हमने उनको पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है और एज पर हमारी सिविल एविएशन के रूल 1994 के तहत हम उनके खिलाफ जो है हम उनको कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक, पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, एज पर रूल्स हम चलेंगे लेके। ये मेरा समझ इनको एतमाद में लाने की जरूरत, ताकि उनको ये भी बताया जाए कि अब हमारी जो फिजा है, हमारे जो एयरलाइंस, हमारे जो जहाज हैं वो सब सेफ हो गए। और एट द सेम टाइम इनको ये भी कहना चाहिए उसमें कि जी जिसने कोई रिकन्फर्मेशन करनी है, क्योंकि हमें एक चीज हम नहीं भूलनी चाहिए, जो लोग बाहर मुल्क में काम कर रहे हैं पायलट्स इन ममालिक में, उनकी आमदनी जो है वो हमें पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं हर साल। शकील भाई आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। उनके रिकन्फर्मेशन के लिए दे शुड सेट अप अ सेल जहां पे इमीडिएटली वो रिकन्फर्मेशन के लिए ऑपरेटर्स उनको भेजें और पाकिस्तान सिविल एविएशन उसको रिकन्फर्म करें। जी ठीक है। अच्छा ए वाइस मार्शल साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा। एक तो सर मुझे थोड़ा सा समझाइएगा, 2 साल से कोई DG नहीं है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, लोगों को एडिशनल चार्ज दे दिए जाते हैं। सो सेक्रेटरी एविएशन का दफ्तर कराची में है, फाइलें इस्लामाबाद जाती हैं, वहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो हम सबको पता है। और एक और चीज़ है, जो टेम्परिंग की बात हो रही है सिविल एविएशन में, टेम्परिंग, आई बीइंग एन आउटसाइडर, क्या मैं या कोई ऐसा शख्स ये सब कुछ कर सकता है जी मैनेज?
ये दूसरे हिस्से का जवाब पहले दूंगा। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा था कि एक्सप्लॉइट करने की पावर किसके पास है। ओके ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसको सवाए सिविल एविएशन के वो लोग जो ऑन ड्यूटी हैं और इसको मैनेज कर रहे हैं, इनके अलावा कोई टेम्पर नहीं, कोई कैंडिडेट इसको टेम्पर नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल डूइंग दैट। तो इसकी वजह से आप किसी और को इल्जाम नहीं दे सकते, एक्सप्लॉइट करने की पावर इनके पास है। और जहां तक आपने वो बात की है नो डीजी, आई थिंक जी 4 पिछले 2 साल के अंदर जो सेक्रेटरी एविएशन है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया। आपने बिल्कुल सही कहा, डीजी का ऑफिस जो है कराची में है, फाइल जाती है वहां पे, तो उस फाइल की कोई प्रायोरिटी नहीं होती। आप कैसे एक सिस्टम को, एक ऑफिस को रन कर सकते हैं जिसका बॉस नहीं है? तो दिस इज ये सवाल इसका जवाब शायद हमारे वजीर साहब को देना चाहिए था कि 2 साल में ये एक डीजी तो अपॉइंट नहीं कर सके, तो हाउ डू दे एक्सपेक्ट एक रडरलेस कश्ती वो कैसे एक सीधी डायरेक्शन में जाएगी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शकील साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का हमने रिस्पांस देखा एंड ऑल दैट, और डैमेज हो चुका है। अब इस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाए? हाउ टू मैनेज दैट पार्ट, इफ आई आस्क यू? जी, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें डैमेज कंट्रोल का वाहिद तरीका ये है कि हम जहाँ जहाँ हमारे जिनके बायलैटरल हमारी एयर सर्विसेज एग्रीमेंट हैं, जहाँ जहाँ हमारी पाकिस्तान की एयरलाइनें जिन ममालिक में जा रही हैं, एआटा, यासा, FAA और इकाओ को ये लेटर लिखें, जो भी एक्टिंग डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, काउंटरसाइंड बाय द मिनिस्टर, बिकॉज सारी मीडिया सब दूसरे ममालिक मिनिस्टर की स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें लिखा जाए कि जी हमने ये फॉर द सेफ्टी एंड फॉर द सेफ ट्रैवल ऑफ द पीपल हमने ये इक़दाम उठाया है, और हमने जो है ना ग्राउंडेड कर दिया है पायलट्स को और इंजीनियर्स को जो भी इन्वॉल्व हैं, और हमारी जो अब एयरलाइन है पाकिस्तानी वो एब्सोल्युटली सेफ हो गई है, लोग सेफ हैं, ताकि एतमाद एक डेवलप किया जाए इमीडिएटली। और अगेन एज आई सेड के एक डिपार्टमेंट फौरी तौर पे उसके लेटर के अंदर लिखा जाए जिसने वेरिफिकेशन हमसे करानी है, कोई पाकिस्तानी जहां भी काम कर रहा है, और उसकी वेरिफिकेशन आप इमीडिएटली सिविल एविएशन से करा सकते हैं। तो इससे बजाय ये कि हम ये कहें कि जी हमने एक इकदाम किया है और गलत किया है और मिक्सअप कर दिया है, अब हमें डैमेज कंट्रोल करना है, अपने अपने मुल्क का नाम हमने क्लियर करना है और बताना है कि हमने अब कब आज तक ऐसी चीज नहीं हुई, फर्स्ट टाइम हुई है, और हमने इसको इस वजह से किया है ताकि हमारे लोग, क्योंकि अगर आप सेफ्टी रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान का, वो बद से बदतर होता जा रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। किस डिपार्टमेंट से लोग आके सिविल एविएशन में लगते हैं, आपका 2.5 साल में अब एक आपका एक्सीडेंट हो गया है पाकिस्तान में। शकील भाई, आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वाइस मार्शल साहब, एक और चीज सर, PIA हमने देखा है काफी अरसे से, PIA गेट्स एन एज ऑन सिविल एविएशन अथॉरिटी, वेयर एज PIA एक झैली अदारा है CAA का। सर, हाउ डज दिस ऑपरेट? फिर ये काम करेगा कैसे? जिसने इसको चेक करना है उसके ऊपर ही मैनेज, उसको एक प्लस पॉइंट दिया जा रहा है, तो फिर ये चीजें किस तरह मैनेज होंगी? किस तरह चेक एंड बैलेंस को कौन मॉनिटर करेगा जी? अगर आप SHO को SP से ज्यादा की पावर दे देंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? अनफॉर्चुनेटली मैंने जब से देखा है, मैं खुद भी जब सिविल एविएशन में था, PIA को हमेशा से, जो PIA के लोग बैठे होते हैं उनको हमेशा से प्रेफरेंस गवर्नमेंट भी और एविएशन डिपार्टमेंट भी उसको सिविल एविएशन से ऊपर रखते हैं। अगर ये सिविल एविएशन जो रेगुलेटरी इदारा है जिसका काम है रेगुलेटर करना, अगर ये अपनी सारी पावर इस्तेमाल करता है तो शायद ये PIA के ऑपरेशन बहुत पहले रोक देते, जब ये दे वर नॉट अनेबल टू पे, जो सिविल एविएशन के अरबों के ड्यूज इकट्ठे हो चुके हैं जो नहीं दे सकते थे। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिविल एविएशन को होली सोली अंडर अ कॉम्पिटेंट DG इसको इदारा होना चाहिए रेगुलेट करने का, तमाम एयरलाइंस को जो पाकिस्तान की हैं, डोमेस्टिक हैं और जो दूसरी आके हमारे पास ऑपरेट करती हैं, दे हैव टू पुट द थिंग स्ट्रेट। अच्छा, ये वाइस मार्शल साहब, एक लास्ट चीज हमने देखा, ह्यूमन एरर की परसेंटेज लगाएं और अगर हम टेक्निकल एरर की परसेंटेज लगाएं तो ह्यूमन एरर, ये मुझे एक तो इस पे बताइएगा किसकी रेशियो ज्यादा है। सेकेंडली, पाल्पा का एक बड़ा अजीब सा हम व्यू पॉइंट देख रहे हैं, किसी चीज से वो एग्री नहीं कर रहे, एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा शॉर्टली अगर हम मुझे प्लीज बताएं। देखिए, वर्ल्ड ओवर ग्लोबली अगर आप स्टेटिस्टिक देखें तो ऑलमोस्ट 50% एरर आर बिकॉज ऑफ दी पायलट एरर्स। ओके, 50% एक्सीडेंट्स आर बिकॉज ऑफ द पायलट एरर्स। ठीक है जी, ये नेचुरल सी बात है, जहाज हवा में उड़ता है उसमें आई मीन इट फॉल्स डाउन इफ यू डोंट ब्रिंग इट बैक सेफली। इट्स नॉट अ कार के जहां पे आप खराब हुई, आपने ओवर पकड़ी और घर चले गए। ओके, तो ये एक हकीकत है। पाल्पा पे बताइए।
पाल्पा के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि पाल्पा अगर सिंसियर है अपने पायलट्स के साथ, हाँ। तो इनको किसी भी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का मकसद किसी को ऊपर ब्लेम लगाना नहीं होता, किसी को मलबा डालना नहीं होता, जो आजकल वर्ड चल रहा है। उसका मकसद होता है कि उसकी सॉलिड रिकमेंडेशन बनाई जाए कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ताकि आइंदा से उस तरह के एक्सीडेंट ना हो सके। अनफॉर्चुनेटली पाल्पा इसमें इंटरफेयर करती रही है। पाल्पा अपने मेंबर्स डेजिग्नेट करवाती रही है इंक्वायरीज के बीच में, ठीक है। जिसकी वजह से पीआईए का जो प्रोफेशनलिज्म है इट हैज गॉन डाउन। बिल्कुल ठीक है। ए वाइसल साजिद हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। शकील आफ्ताब साहब, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आफ्ताब जंग में ज्वाइन किया था और खेलदास कोस्तानी साहब ने। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।